ये सोचने वाली बात है ना कि कोई सभ्यता मतलब एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन बनती कैसे है। क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों और ताकतवर राजाओं की कहानी होती है? चलिए, आज हम चलते हैं 2500 साल पीछे और देखते हैं कि कैसे प्राचीन भारत में तरक्की की शुरुआत एक बहुत ही छोटी सी चीज से हुई। एक ऐसी चीज जिसने खेतों से लेकर चहल पहल वाले बाजारों तक सब कुछ बदल कर रख दिया। तो जरा इस बात पर रुकते हैं, धातु का एक मामूली सा खुरदुरा टुकड़ा भला वो दुनिया को कैसे बदल सकता है? ये सवाल सिर्फ हवा में नहीं है। यही वो चाबी है जिससे ये पता चलता है कि कैसे एक पुराने समाज ने एक जबरदस्त छलांग लगाई और एक आर्थिक पावर हाउस बन गया। ये सारी कहानी शुरू होती है एक ही चीज से, लोहा। पर यह सिर्फ एक धातु की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक क्रांति की, जिसे हम कहते हैं लौह क्रांति। और यही वो चिंगारी थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में तरक्की की आग लगा दी। और देखिए, मजे की बात यह है कि लोहा कोई नई चीज नहीं थी। ये तो करीब 3000 साल से था। लेकिन असली बदलाव आया लगभग 2500 साल पहले, जब लोगों को ये समझ आया कि इसे सिर्फ हथियारों के लिए ही नहीं बल्कि कुल्हाड़ी और हल के फाल जैसे रोज के औजारों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस ये एक छोटा सा आइडिया सब कुछ बदलने वाला था। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ होगा। अचानक लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगल साफ होने लगे और उपजाऊ खेतों में बदलने लगे। लोहे के फाल से वो भारी चिपचिपी मिट्टी भी जुतने लगी जिसे पहले कोई छू भी नहीं सकता था। और नतीजा, खाने का मानो जैसे विस्फोट हो गया हो। खेती की पैदावार आसमान छूने लगी। और बस यहीं से बाकी हर चीज के लिए एक स्टेज तैयार हो गया। अब जब इतना सारा खाना था तो एक नया समाज बनने लगा। बात अब सिर्फ खेतों तक नहीं रह गई थी। अब बारी थी उस दौलत की नींव रखने की जिससे गांव खुशहाल होने वाले थे और शहर बसने वाले थे। और यहीं से शुरू हुआ वो कमाल का चक्कर। देखिए, होता क्या था। राजा सिंचाई में पैसा लगाते, जैसे नहरें कुएं बनवा दिए। इससे किसानों को अपने नए लोहे के औजारों का इस्तेमाल करने में और मदद मिलती, तो वो और भी ज्यादा अनाज उगाते। अब इस सारे एक्स्ट्रा अनाज का मतलब था कि राजा और ज्यादा टैक्स वसूल सकते थे और उस पैसे को वो फिर और ज्यादा सिंचाई में लगा देते। ये तरक्की का एक जबरदस्त इंजन था जो खुद ही चलता रहता था। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी दौलत आई तो उसे संभालने के लिए भी कोई चाहिए था। उत्तर भारत में थे ग्राम भोजक, मतलब गांव का सबसे बड़ा जमींदार और मुखिया। दक्षिण के तमिल इलाके में यही काम वेल्ललार करते थे, जो बड़े जमींदार होते थे। पर दोनों ही जगहों पर सारा भारी काम करते थे भूमिहीन मजदूर और दास, जो समाज की सीढ़ी में सबसे नीचे थे। तो सवाल ये है कि खेती से आई ये सारी दौलत गई कहाँ? इसने एक बिल्कुल नई दुनिया को जन्म दिया, चहल पहल से भरे शहर। और ये सिर्फ भीड़ वाली जगह नहीं थी, ये तो कला, संस्कृति और व्यापार के धड़कते हुए दिल थे। पर सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलता है कि ये शहर असल में थे कैसे? इसके सुराग हमें मिलते हैं पत्थरों में। सांची जैसी जगहों पर की गई इन बारीक नक्काशियों को देखिए। ये मानो टाइम में पीछे झांकने के लिए एक खिड़की की तरह हैं। इनसे पता चलता है कि लोग कैसे कपड़े पहनते थे, उनकी गलियों में कैसी रौनक थी और उनकी दुनिया दिखती कैसी थी। और सुराग मिलते हैं आम लोगों की सुनाई कहानियों से, जिन्हें जातक कथाएं कहते हैं। एक बहुत मशहूर कहानी है एक होशियार गरीब आदमी की, जो एक मरे हुए चूहे को बेचकर शुरुआत करता है और बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि ये शहर मौकों से भरे थे, जहां कोई भी अपनी अक्ल से बहुत आगे बढ़ सकता था। और ऐसा भी मत सोचिए कि ये शहर बस ऐसे ही बेतरतीब थे। नहीं, ये हैरान करने वाले एडवांस्ड थे। आर्कियोलॉजिस्ट को ये कमाल के वलहकूप या रिंग वेल्स मिले हैं, सिरेमिक के छल्ले एक के ऊपर एक रखे हुए। क्या ये टॉयलेट थे या नालियां या फिर कूड़ेदान? हम पक्के तौर पर तो नहीं जानते, पर ये दिखाते हैं कि ये शहर बहुत ऑर्गेनाइज्ड थे और एक बड़ी आबादी को संभालने के काबिल थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये चहल पहल वाले शहर सिर्फ लोकल हब नहीं थे, ये तो किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा थे। एक बहुत बड़े ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का सेंटर, जो प्राचीन भारत को बाकी दुनिया से जोड़ता था। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े लेवल पर व्यापार होता कैसे था? इसके लिए चाहिए थी एक करेंसी। और यहीं पर आते हैं ये आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स। इन पर लगे निशानी इनकी पहचान थे। अब अचानक से सामान के बदले सामान देने की जगह व्यापार करने का एक बहुत ही आसान तरीका आ गया था।
और इससे ट्रेड में जैसे एक धमाका सा हो गया। अब इतने सारे व्यापार को संभालने के लिए उन्होंने बनाई श्रेणी या गिल्ड्स। इसको ऐसे समझिए जैसे आज के जमाने का ट्रेड यूनियन, बैंक और ट्रेनिंग स्कूल, सब एक ही जगह पर। ये कारीगरों को ट्रेनिंग देते थे, चीज़ों की क्वालिटी पक्की करते थे और यहाँ तक कि बैंक की तरह पैसा भी जमा करते थे। ये कॉमर्स के असली पावर हाउस थे। जरा एक नज़र बेरीगाजा के बंदरगाह पर होने वाले ट्रेड पे डालते हैं, जो आज का भरूच है। एक तरफ देखिए, बाहर से शराब और तांबा जैसी चीजें आ रही हैं, और दूसरी तरफ यहाँ से हिमालय की जड़ी बूटियां, रेशम और हाथी दांत जैसी बेशकीमती चीजें बाहर भेजी जा रही हैं। ये एक ग्लोबल मार्केटप्लेस था जो 2000 साल पहले चल रहा था। और अगर इसके और सबूत चाहिए तो अरिकामेडू के प्राचीन पोर्ट को देख लीजिए। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां खुदाई की तो उन्हें ईंटों का एक बहुत बड़ा ढांचा मिला, जो यकीनन एक गोदाम रहा होगा। पर असली कहानी तो तब सामने आई जब ये पता चला कि उसके अंदर क्या मिला। अंदर उन्हें ऐसी चीजें मिली जो हजारों मील दूर से आई थीं। रोमन एम्फोरा, यानी वो खास मटके जिनमें शराब और तेल लाया जाता था। मोहर लगे मिट्टी के बर्तन जो सीधे इटली से आए थे। ये एक पक्का सबूत था, भारत और ताकतवर रोमन साम्राज्य के बीच एक सीधे चलते हुए व्यापारिक रास्ते का ठोस प्रमाण। तो जब हम इन सारे टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं, लोहा, गांव, शहर और व्यापार, तो हमें एक शानदार विरासत दिखनी शुरू होती है। ये एक ऐसी सभ्यता की कहानी है जो कुछ बहुत ही जरूरी और शक्तिशाली आइडियाज पर बनी थी। ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा था, बिल्कुल एक मशीन के पुर्जों की तरह। बेहतर टेक्नोलॉजी से बेहतर खेती हुई। बेहतर इंजीनियरिंग का मतलब था ज्यादा खाना। सामाजिक ढांचों ने उस दौलत को संभाला जिससे शहर बड़े हुए, और उन शहरों ने फिर दुनिया से व्यापार किया। हर हिस्सा दूसरे पर टिका था, और इन्हीं सब ने मिलकर उस शानदार युग के खंभे बनाए। और ये हमें आज के लिए एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। 2000 साल पहले लोहा और पानी ने उनके शहर बनाए थे। तो आज क्या? आज वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो कौन से नए आइडियाज हैं जो हमारी दुनिया को बना रहे हैं, हमारे शहरों को खड़ा कर रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि आने वाला कल कैसा होगा? सोचने वाली बात है।